हम अपना चैप्टर इकोलॉजी टू कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोल्यूशन तो आप लोग जानते हैं गंदगी। तो पोल्यूशन क्या, इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी? एनी डेट्रीमेंटल चेंज इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। डेट्रीमेंटल बोलते हैं नुकसानदेह को, यानी कि इकोसिस्टम में कोई भी नुकसानदेह चेंज हो जाता है, डेट्रीमेंटल चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वो पोल्यूशन कहलाती है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत वजह है कि उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ काज मोस्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन। बहुत सी किस्म की जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन काज हो रही है। तो एक तो सबसे बड़ी वजह ह्यूमन पॉपुलेशन है कि ह्यूमन की बढ़ती हुई जो आबादी है उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो रही है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है उनकी डिमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं रिसोर्सेज सर्विसेज की, कि जिस तरह उनकी गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज़ होती जा रही हैं वैसे वैसे जो है वो पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब कुछ पोल्यूशन की टाइप्स इन्होंने डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले जैसे कि वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी वाटर पोल्यूशन की भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं। जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जनरेट करती हैं टॉक्सिक वेस्ट, हीट और प्लास्टिक्स। अब वो क्या होता है कि जैसे ही इंडस्ट्री का जो धुआं है या कोई भी टॉक्सिक वेस्ट है वो जो रिवर्स में चला जाता है या कोई भी लेक्स हैं या उनमें चला जाता है, तो जिसकी वजह से रिवर्स वगैरह, प्लांट हैं, चाहे वो कोई एनिमल है, ह्यूमन है, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके जो धुआं है उसकी वजह से भी ह्यूमन को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्लूटेंट हो रहा है। ये वाटर पोल्यूशन की बात की है मैंने, लेकिन वाटर पोल्यूशन की अगर बात करते हैं उसमें रिवर्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ये जो स्मोक की मैंने बात की है वो जनरल वैसे ही पोल्यूशन में आता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो टॉक्सिक वेस्ट वगैरह जनरेट करती हैं, प्लास्टिक जनरेट करती हैं, तो वो जब रिवर्स वगैरह में चला जाता है वाटर पोल्यूशन आ जाती है। अब क्या होता है कि अगर हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड भी जो है वो ह्यूमन वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ही वो ह्यूमन वेस्ट और जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो चला जाता है वाटर स्ट्रीम्स में, लेक्स, ओशन वगैरह में, जब वो चला जाता है तो उसकी वजह से जो ह्यूमन है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ह्यूमन के लिए अगर लेक्स में से अगर उन्होंने पानी यूज़ करना है तो वो क्या होता है कि जैसे ग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स हैं वहाँ से अगर वो पानी इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप कहते हैं प्योरीफाई भी करते हैं तो वो ह्यूमन के लिए अनफिट हो जाता है। तो ये वाटर पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास एयर पोल्यूशन है। ठीक है, एक तो हमने बात कर ली वाटर पोल्यूशन में कि किस तरह वाटर को इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन हाउस होल्ड ने जो है वाटर को गंदा कर दिया है। अब एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। एयर पोल्यूशन में स्मोक, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ का धुआं है उससे एयर पोल्यूशन जो है बहुत एक कह लें कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में नुकसान हो रहा है। एयर पोल्यूशन की एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे बताई हुई है एसिड डिपोजिशन या फिर एसिड रेन, जो आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। एसिड रेन में क्या होता है कि जब भी कोई फॉसल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होता है। फिर क्या होता है कि जब वो सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एसिड रेन जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और फिर वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फिर एसिड की फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट होता है। अब एसिड डिपोजिशन जो है वो उसकी वजह से जो लेक्स वगैरह हैं उसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है, पानी वेपोरेट होता है, फिर जब वो बारिश होती है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, तो ये एसिड रेन होती है। अब आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। तो जब बर्निंग होती है फ्यूल्स वगैरह की तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो जाता है। अब जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाता है तो वो क्या करता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबब बनता है। ठीक है, अब जो ये होता है किस तरह है प्रोसेस, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि जमा होना शुरू हो जाता है तो वो एक लेयर बना लेता है। जब वो लेयर बन जाती है तो वो क्या करती है, वो जो भी सोलर रेडिएशन है, कोई भी सूरज की शुआएं हैं, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ पे। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसके टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से कोई भी पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और उससे ओशन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट
से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है कि वो एक लेयर बना देते हैं और वो लेयर क्या करते हैं कि कोई भी सोलर रेडिएशन है उनको दोबारा से अर्थ पे वापस भेज देती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, पोलर आइस कैप्स वगैरह जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो ओशन का जो लेवल है वो राइज हो जाता है। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन, डिप्लीशन कहा जाता है कमी को। तो अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में हम बात करते हैं कि जो भी एरोसेल केन्स हैं, एरोसेल की अगर बात करें तो ये एलुमिनियम और स्टील वगैरह से मिलके बनते हैं। एयर कंडीशंस और जो रेफ्रिजरेटर हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन्स। अब जो क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन्स है ये क्या है कि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्लोरीन और फ्लोरीन आ जाता है, तो जब क्लोरीन और फ्लोरीन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो ये फिर रिलीज़ करते हैं क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन। अब इसकी वजह से जब ये क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन रिलीज़ करते हैं तो ये कंपाउंड जो है ये डिप्लीशन करते हैं, ये ओजोन लेयर को कम कर देते हैं, इससे ओजोन लेयर रिड्यूस होती है, डिप्लीशन हो जाती है उसकी। अब ओजोन लेयर का बेसिकली काम क्या होता है, ओजोन जो है ये क्या करती है, ये फ़िल्टर करती है जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो भी शुआएँ होती हैं उनको ये फ़िल्टर करके अर्थ पे भेजती है। लेकिन इसकी वजह से जब ओजोन की लेयर डिप्लीशन हो गई, क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन ने उसको रिड्यूस कर दिया, उसकी लेयर को डिप्लीशन कर दी, कमी हो गई, डिक्रीज़ हो गई वो लेयर, तो वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्टली जो अर्थ पे आएंगी और उसकी वजह से जो है वो स्किन कैंसर जो है होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करती है, स्किन कैंसर का सबब बनती है। ठीक है, काज स्किन कैंसर, ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो जब ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, स्किन केयर जो है वो स्किन कैंसर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी पॉइंट है वो है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन होती है। ठीक है, टॉक्सिन की कंसंट्रेशन को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन बेसिकली इसका अगर मतलब देखा जाए तो इजाफा करना किसी भी चीज़ में, उसका इंक्रीज़ होना जो है वो आता है, मैग्नीफिकेशन बढ़ना किसी भी चीज़ का। तो इसमें क्या होता है कि अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर इन फूड वेब इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन क्या है कि अब यहाँ पे किस चीज़ की वजह से बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो रही है कि कोई भी फूड वेब है जहाँ पे कोई फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब क्या है कि फूड चेन मिलके क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती हैं। अब फूड वेब में क्या है कि कोई भी वेस्ट वगैरह, कोई भी पॉइजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो आगे हम पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर ह्यूमन की बात करें या प्लांट्स की, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, सीवियरली सफ़र करते हैं। तो इस चीज़ को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहा जाता है कि जो भी वेस्ट या कोई भी पॉइजन है वो फूड वेब में एंटर हो जाता है, तो ऑर्गेनिज़म जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज़म है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी टॉक्सिन जो है वो इनकॉर्पोरेट इनटू प्राइमरी प्रोडक्शंस। द हर्बीवोर्स ईट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब हर्बीवोर क्या करते हैं, वो प्राइमरी प्रोडक्शन पे ईट करते हैं, फिर वो जो हर्बीवोर्स हैं उनको आगे कौन खा रहा है, उनको आगे कार्निवोर्स खा रहे होते हैं। तो अब जैसे हर्बीवोर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, इसकी वजह से जो हमने बात की बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की वजह से कोई भी वेस्ट या कोई भी पॉइजन आ गया, हर्बीवोर उनको इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो वो पॉइजन जो है वो हर्बीवोर के टिश्यू में जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनके टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है, फिर वो कार्निवोर जो है वो आगे हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो वो जो पॉइजन है वो फिर दोबारा क्या होता है कि उस हर्बीवोर से उस कार्निवोर में भी कंसनट्रेट होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और ये मटीरियल बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, दिस मटीरियल इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसको आप दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। तो ये सारा जो प्रोसेस है कि एक पॉइज़न का जमा होना, जो एक्युमुलेशन ऑफ जो पॉइज़न है, ये चीज़ कहलाती है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब हम बात करते हैं रिसोर्स डिप्लीशन और बायोडाइवर्सिटी की। तो पोल्यूशन की टाइप्स जो हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और बायोडाइवर्सिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या है इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की, या बायोडाइवर्सिटी हम किसे बोलते हैं। अब रिसोर्स डिप्लीशन और बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए
तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने जो है ये पता है कि एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम इज़ यूज्ड ओनली वंस। अगर इकोसिस्टम में एनर्जी एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाती है तो वो दोबारा हम उसे नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि कुछ अगर हम कहते हैं कि कुछ एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो अगर आउटर स्पेस या हीट की फॉर्म में खारिज हो जाती है तो दोबारा वो उसे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को वेस्ट कर रही है, अपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए इसको यूज़ कर रही है, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा घास वगैरह वो काट लेते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो गई या कोई भी एनिमल जो है वो बहुत ज़्यादा घास उसमें उन्होंने खा ली है, ओवर ग्रेजिंग, उसको हम ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन हम कह रहे हैं कि सारे प्लांट्स फॉरेस्ट वगैरह को कट कर दिया गया है और वो एक डेजर्ट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो ह्यूमन जो है वो एक्सप्लॉइट करती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक्सप्लॉइट बेसिकली इस्तेसाल इसका मतलब होता है, ये किसी भी चीज़ का इस्तेसाल करना, यानी कि जैसे आप कहते हैं कि इसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, ये अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो इन फॉरेस्ट में रह रही होती हैं, और जब हम इन फॉरेस्ट को काटते हैं तो इसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ भी वहाँ से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई। इसकी वजह से वहाँ से पे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई। बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी कि वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी भी इकोसिस्टम में, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ तो अभी तक पूरी दुनिया में नहीं पता, लेकिन टेक्सोनोमिस्ट ने कुछ डिस्क्राइब की हैं, जैसे कि 1.4 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन टेक्सोनोमिस्ट का ये भी कहना है कि तकरीबन 4 to 30 मिलियन और स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, लेकिन वो अभी तक अननोटिस्ड हैं। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस ये है कि फ़ॉरेस्ट जो होते हैं कोई भी फ्लड वाटर को ये होल्ड करके रखते हैं, और ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर सकते हैं। और जो इंसेक्ट्स हैं वो किसी भी क्रॉप को ज़रखेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट पेस्ट वगैरह को। इसके अलावा जो सबट्रेनियन ऑर्गेनिज़म जो है, सबट्रेनियन कहा जाता है ज़ेरे ज़मीन, यानी कि जो ज़मीन के अंदर कुछ हम कहते हैं ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, वो सॉइल फर्टिलिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं थ्रू डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हम कहते हैं कोई भी डेड ऑर्गेनिज़म है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर में, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लें, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के ज़रिए वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अब जो लार्ज पॉपुलेशन है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, ठीक है। डाइवर्सिटी की वजह से जो है स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। उसके बाद जोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये ट्राई किया है कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को सेव कर सकें, ठीक है। लेकिन कुछ अगर हम जोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो जोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बट दे आर एबल टू सेव ओनली टिनी पोर्शन ऑफ जेनेटिक पूल, ठीक है, टाइनी होता है, ठीक है, टाइनी पोर्शन ऑफ जेनेटिक पूल की अगर हम बात करें तो जेनेटिक पूल बेसिकली कोई पॉपुलेशन उसने सेव किया है, ठीक है, कोई उसने सिर्फ एक थोड़ी सी अमाउंट में आप कह लें कि पॉपुलेशन को सेव किया है, उसने ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन को सेव नहीं किया। अब काज क्या है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये पूरी दुनिया में थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड किसकी वजह से, क्या रीज़न है कि उसकी रीज़न एक तो एसिड रेन है, पोल्यूशन है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो थ्रेटेंड है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट इज़ द मेन थ्रेट टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ह्यूमन की पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हुआ है, और ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक मेन थ्रेट है। ह्यूमन ने जो है तकरीबन 40% नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को एक्सप्लॉइट किया है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हम कहते हैं कि कोई भी जो इकोसिस्टम में ऑटोट्राफ्स रहते हैं वो कोई भी जो है केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसने ह्यूमन ने उसकी 40% जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब क्या है कि जो इसके नेचुरल एरियाज़ जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड में। इसकी वजह से जो उसकी नेटिव स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके जो नेटिव जो वहाँ के प्लांट्स है, रिहायशी जो एनिमल्स और जो प्लांट्स थे वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब लास्ट पॉइंट है थ्रेटेंड नेचुरल स्पीशीज़। अब कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेटेंड नेचुरल एरियाज़ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब कुछ ऐसे एरियाज़, अब हम एरियाज़ की बात करते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि थ्रेटेंड हैं
जिनमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कोस्टल वेटलैंड और कोरल रीफ्स हैं। कोस्टल वेटलैंड में जो है सी वाटर और फ्रेश वाटर इन्वॉल्व है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ड्राई सीजन नहीं होता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो तकरीबन अर्थ का 7% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इसमें जो है तकरीबन 50% जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं पूरी दुनिया की, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो रैपिडली डिस्ट्रॉय हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तकरीबन इसका 76,000 जो किलोमीटर फॉरेस्ट है उनको हर साल साफ़ कर दिया जाता है, क्लियर कर लिया जाता है। और इसकी अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो स्पीशीज़ तकरीबन हर साल 17,500 जो है वो इस रेन फॉरेस्ट में से ख़त्म होती हैं। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल इतनी ज़्यादा जो है वो रिच न्यूट्रिएंट नहीं है, पुअर है, न्यूट्रिएंट पुअर है, थिन है। तो अगर इसको क्लियर भी कर दिया जाए तो इसे जो है कम फ़ायदा होगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो ज़मीन की अगर हम बात करते हैं सॉइल की, तो वो इतनी ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, और दूसरा वो थिन है, ठीक है। तो ये MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें ये जितने भी हैं कि 7% है, जैसे कि हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने कितना % जो एरिया है कवर किया हुआ है। अब हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है।